बनाना ताकि भारत को लूटा जा सके, और लूटने के लिए भारत के मन को तैयार किया जा सके, और मानसिक रूप से भारतीय लोगों की तैयारी हो तो शारीरिक तैयारी तो हो ही जाती है। कहा यह जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी ऊंची बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से कोई व्यक्ति हारता है तो आसानी से गुलाम बनता है, और मन से नहीं हारता तो शरीर से आप उसको कितनी भी प्रताड़ना दो, वो गुलाम तो नहीं बनेगा, मर जाएगा, खप जाएगा, लेकिन गुलाम नहीं बनेगा किसी का। अंग्रेजों को यह मालूम था कि भारतवासी गुलाम नहीं बनेंगे आसानी से, क्योंकि मैकॉले अंग्रेजों की संसद में 2 फरवरी 1835 को यही भाषण दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में घूमा, मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा, किसी को चोर नहीं देखा, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, शिक्षा में भारत बहुत ऊंचा है, सभ्यता और संस्कृति में भारत बहुत ऊंचा है, और अंत में कहता है हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते तब तक जब तक कि भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी जो उनकी संस्कृति है और जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे भारत गुलाम नहीं बनेगा। तो संस्कृति को तोड़ना, शिक्षा को तोड़ना, सभ्यता को तोड़ना, ये सब जुड़ा हुआ है मन के तोड़ने से। तो हमारा मन गुलाम बने, हमारा मन टूटे, इसके लिए अंग्रेजों ने ये सारे प्रयास किए, और उन प्रयासों में वो कामयाब हुए और भारत को 250 साल गुलाम बना के रख लिया। अब जैसे ही आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हमें वो करना चाहिए था जो मैकॉले के किए का बिल्कुल उल्टा था। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से। इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया। गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पैर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। आजादी के बाद क्या होना चाहिए था? जो कुछ मैकॉले ने किया उसका उल्टा करना चाहिए था भारत सरकार को। अंग्रेजी खत्म होनी चाहिए थी, अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए थे, और जो गुरुकुल कभी चला करते थे इस देश में, जिनके आधार पर 97% साक्षरता थी पूरे देश में, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना अंग्रेजी को खत्म किया, ना कॉन्वेंट स्कूल बंद किए, ना पब्लिक स्कूल बंद किए, ना वो झूठा इतिहास सरकार ने बदला। मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि भारत के इतिहास की पुस्तकों में महाराजा रणजीत सिंह को डाकू कहा गया। भारत के इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया। भारत की इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। भारत की पुस्तक में अमर शहीद अशफाक उल्लाह बटुकेश्वर दत्त को आतंकवादी कहा गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आतंकवादी बताया गया। अंग्रेजों के लिए ये सब क्रांतिकारी नहीं थे, अंग्रेजों के लिए तो ये आतंकवादी थे, लेकिन भारत के लोगों के लिए तो ये क्रांति मूर्ति थे, क्रांतिकारी थे, वीर पुरुष थे, साहसी पुरुष थे, जिन्होंने हमारी आजादी का रास्ता हमको दिखाया। तो हमारे लिए तो वो वीर पुरुष हैं, हमारे लिए तो अनुकरणीय हैं, उनको हम आदर्श मानते हैं। लेकिन आजादी के बाद की किताबों में अभी भी उनके लिए आतंकवादी शब्द आता है। बहुत दुख होता है। और उससे भी बड़ा दुख होता है कि भारत की सत्ता व्यवस्था में शीर्ष स्थानों पर बैठने वाले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के नेता अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को अभी भी आतंकवादी कहते हैं, और कहते ही नहीं है, मानते भी हैं। और मुझे उससे बड़ा अफसोस है कि जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहे वो किसी देश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर रहे। इससे बड़ी विडंबना इस देश में कुछ नहीं हो सकती। हमें तो ये होना चाहिए कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने वाले का हर तरह से नामो निशान मिट जाए,
ऐसा इस देश में प्रयास होना चाहिए, ऐसा अभियान चलना चाहिए बनिस्बत इसके कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहकर गाली देने वाला मुख्यमंत्री बन जाए किसी राज्य का और मुख्यमंत्री बनकर लूट करे पूरे राज्य के संसाधनों की। शर्म है, अफसोस है इन सब विषयों पे। तो हुआ ये है इस देश में कि आजादी भौतिक रूप से हमको मिल गई, अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बच्चे इसी देश में छोड़ गए। मैकॉले मर गया, लेकिन मैकॉले के मानस पुत्र इस देश में अभी भी जिंदा हैं, जिनको हम काला अंग्रेज कह सकते हैं। उन्होंने जब से आजादी के बाद इस देश की व्यवस्था को संभाला, सरकार को अपने हाथों में लिया, अंग्रेजों का बनाया हुआ और अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ कुछ भी इस देश में उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। हमारे देश में भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, भजन अंग्रेजी है, भेषज अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है। हर स्तर पर अंग्रेजियत 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 छाई हुई है। एक दो उदाहरण से मैं मेरी बात और से स्पष्ट करता हूं। अंग्रेज गए तो जाने के समय उन्होंने 34,735 कानून इस देश में छोड़े, जो उन्होंने कभी भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों का एक तरीका था कि भारत को गुलाम बनाना है तो एक तरीका तो यह है कि सीधे मारो, पीटो और लूटो और उनको गुलाम बना के रखो ताकत से। एक तरीका यह है कि मारना, पीटना और लूटना हर समय संभव नहीं होता, तो कानून बनाकर गुलाम बना के रखो। तो अंग्रेजों ने शुरू के 100 साल तक तो यही किया कि मारा, पीटा भारतवासियों को और सीधे उनकी लूटपाट की और डरा के धमका के गुलाम बना के रखा। लेकिन 100 साल से ज्यादा इस काम को वो चला नहीं पाए, तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि कानून बना के भारतवासियों को लूटो, पीटो, मारो और इनको कब्जे में करके रखो। तो कानून बनाए उन्होंने, और जो जो कानून बनाए वो सबके सब कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहे हैं। मैं उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भारत के क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्रांतिकारियों को दबा कर रखने के लिए, और उस कानून का नाम रखा उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम। अब कानून में लिखा है इंडियन, लेकिन उसमें भारतीय कुछ नहीं है, वो सब इंग्लिश है, अंग्रेजियत वाला कानून है। अंग्रेजों ने दुनिया के जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, जैसे आयरलैंड को गुलाम बनाया, जैसे स्कॉटलैंड को गुलाम बनाया, जैसे न्यू साउथ वेल्स को गुलाम बनाया, अफ्रीका को गुलाम बनाया, इंडोनेशिया, मलेशिया को गुलाम बनाया, चीन को बनाया, जापान को बनाया, दुनिया के 51 देशों को अंग्रेजों ने सीधे गुलाम बनाया। तो जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, वहां वहां के नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई और उस पुलिस के कानून बनाए। वही उन्होंने भारत में किया। सन 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक कानून बना दिया। इस कानून को बनाने का जो इतिहास था वो 2-3 वाक्यों में मैं कहना चाहूंगा। 1857 में क्रांति हो गई पूरे भारत में, आप सभी जानते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति कभी हुई नहीं थी इस देश में। भारत में 350 स्थानों पर अंग्रेजी सरकार को क्रांतिकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया। 350 जिले थे भारत के जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। झांसी आजाद हुआ, सतारा आजाद हुआ, पुणे आजाद हुआ, मुंबई आजाद हुआ, ऐसे 350 जिले भारत के आजाद हो गए। और इस क्रांति की लड़ाई में 1857 में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए और भारतवासियों ने उनको गर्दन काट के मारा था। ऐसे ही नहीं मारा था, तलवारों से काटा, हंसियों से काटा, गणासों से काटा, कुल्हाड़ी से काटा, क्योंकि भारतवासी इतने गुस्से में थे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कि वैसे तो भारतवासी चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, चींटी को मारना भी हिंसा समझते हैं, लेकिन उन भारतवासियों में इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि उन्होंने अंग्रेजों को गर्दन से काट दिया। और महिलाओं ने ये काम किए थे, खाली पुरुषों ने नहीं किए थे। कुंवर सिंह जी की कहानी तो आप सभी जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने संभाला था पटना में, आरा में, जब तक कुंवर सिंह जिंदा थे अंग्रेजों की सेना की पांव नहीं पड़े पूरे पटना और आरा के इलाके में।
अपनी फौज की ताकत से वो लड़ते रहे थे और वो 1857 के हमारे देश के अमर शहीदों में उनकी गिनती होती है। और उनकी फौज में, उनकी सेना में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं थी उनकी सेना में। महिला और पुरुषों की संख्या बराबर थी और महिलाएं भी उतनी दक्ष थी कि जो बंदूक से गोलियां चलाती थी अंग्रेजों के ऊपर। ऐसे बहादुर लोग इस देश की 1857 की लड़ाई में 7,32,000 थे, एक दो नहीं थे। भारत में उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, हर जगह ये लड़ाई चल रही थी। नाना साहब पेशवा ने लड़ाई शुरू जरूर की थी, लेकिन नाना साहब पेशवा की लड़ाई 7,32,000 क्रांतिकारियों की लड़ाई बन गई थी और पूरे भारत में 3,64,000 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने मार डाला था, खत्म कर दिया था। अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई थी। तब अंग्रेजों की संसद में इस बात पर चर्चा हुई कि आगे भारत को फिर से गुलाम बनाना हो तो क्या करना चाहिए। तो भारतवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पैदा ना हो, इसके लिए एक पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस बनानी चाहिए, ताकि ये पुलिस अंग्रेजों की तरफ से भारतवासियों को दबाकर रख सके और इनके ऊपर जरूरत से अत्याचार कर सके। 1860 के पहले इस देश में अंग्रेजों की पुलिस नहीं थी, अंग्रेजों की सेना थी, उनकी मिलिट्री थी। 1860 के बाद उन्होंने सेना के साथ पुलिस की भी स्थापना कर ली और इसके लिए पुलिस एक्ट बना और इसमें अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो भारतवासियों पर कितना भी अत्याचार कर सकेगा, लाठियों से मारेगा, लाठियों से पीटेगा और अगर कोई भारतवासी उसमें मर भी जाए तो अंग्रेज अधिकारी को कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई दंड नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था की थी। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतवासी को मारे, पीटे और उसका सिर भी फोड़ दे और उसमें हत्या भी कर दे उसकी, तो अंग्रेज अधिकारी को दोष ना लगे। ऐसा नियम राइट टू ऑफेंस। और भारतवासियों को कोई भी मारपीट अगर हो रही है तो उससे अपना बचाव करने का मौका ना मिले, ये राइट टू ऑफेंस। अगर अंग्रेज अधिकारी लाठियों से पीट रहा है, आपने उसकी लाठी पकड़ने की कोशिश की तो आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा, अंग्रेज के खिलाफ नहीं बनेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की इंडियन पुलिस एक्ट में। इस कानून को 1860 में लागू किया गया और इसी कानून की ताकत से भारत के क्रांतिकारियों पर भयंकर अत्याचार किए गए। एक उदाहरण तो मैं जरूर दूंगा आपको। हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय। उत्तर भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में उनकी गिनती हुआ करती थी। उस समय लाहौर भारत का अंग था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था, तो लाहौर में लाला लाजपत राय अपने क्रांतिवीरता का काम किया करते थे। अंग्रेजों ने एक कानून बनाने के लिए कमीशन नियुक्त किया था, उसका नाम था साइमन कमीशन। वो भारत आया था और भेजा गया था उसको कि कुछ और कठोर कानून भारत में बनाकर लागू किए जाएं। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला जी ने एक जुलूस निकाला था, निहत्थे लोगों का जुलूस था, शांति प्रिय जुलूस था। उस जुलूस पर अंग्रेजों की पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गईं और अंग्रेजों की पुलिस ने जुलूस पर जब लाठियां बरसाई तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने जानबूझकर लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां मारी। एक लाठी मारी, दो मारी, तीन मारी, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14 लाठियां मारी। परिणाम क्या हुआ? लाला जी के सिर से खून ही खून निकलने लगा। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी के सिर पर लाठियां मारकर जिस अंग्रेज ने उनकी हत्या की उसका नाम था सैंडर्स। उस अंग्रेज अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए भारत के एक दूसरे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने पुलिस में दरखास्त की, अपील की। उनकी दरखास्त पर पुलिस ने एक्शन लिया। बाद में अदालत में यह मामला गया और अदालत ने यह कहकर सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया कि लाला जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कानून के हिसाब से हुआ है, उसमें सैंडर्स की कोई गलती नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ने बहस की इस विषय में, तो उनका तर्क ये था कि लाठी मारने का नियम है कि कमर के नीचे के हिस्से में लाठी मारी जाती है, सिर पे लाठी नहीं मार सकते आप। लेकिन लाला जी के सिर पे लाठी मारी गई। शहीद आजम भगत सिंह के इस तर्क को अंग्रेजों ने माना नहीं और अंत में फैसला यह हुआ
कि इंडियन पुलिस एक्ट कानून के हिसाब से सैंडर्स को यह अधिकार था कि वो लाला जी को लाठियों से पीटे। अब लाला जी की इसमें मृत्यु हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस व्यक्त कर सकते। तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया। तो भगत सिंह को गुस्सा आया और भगत सिंह ने यह संकल्प लिया कि लाला जी की हत्यारे सैंडर्स को अंग्रेजों की प्रशासन ने, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने दंड नहीं दिया है। मैं संकल्प करता हूं कि सैंडर्स को मैं दंड दूंगा और इसको वहां पहुंचाऊंगा जहां इसने लाला जी को पहुंचाया। और आप जानते हैं, अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा था और अंत में सैंडर्स को गोली से मारकर भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, उसके काफी दिन पहले वो लाहौर की जेल में बंद हुए थे और उनसे बहुत लोग मिलने जाते थे। अमृतसर के एक पत्रकार महोदय उनसे कभी मिलने गए। भगत सिंह को पूछा कि आपके दिल की इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा कि मैं तो फांसी चढ़ रहा हूं, देश के लिए शहीद हो रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं भारत के नौजवानों से एक ही अपील करना चाहता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी कानून के चलते लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी, उस इंडियन पुलिस एक्ट कानून को भारत के नागरिक और नौजवान आजादी की लड़ाई के समाप्त होने से पहले खत्म करा देंगे। ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरी भावना है। जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण हमारे देश के अमर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की हत्या की गई, दुर्भाग्य हम सबका यह है कि वो इंडियन पुलिस एक्ट का कानून अभी आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे का वैसा ही चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती थी, उसी तरह से आज की पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती है। आपने अक्सर टीवी में समाचार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ऐसे ही लाठी चार्ज होता है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता। कभी किसानों के ऊपर होता है, कभी मजदूरों के ऊपर होता है, कभी कारीगरों के ऊपर होता है। कभी कभी तो अफसोस है इस बात का कि अंधे लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, लूले लंगड़े लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, शरीर से विकलांग लोगों के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज होता है। कई बार मैंने टेलीविजन पर मेरी आंखों से देखा है कि किसान पानी के लिए कोई अपना जुलूस कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी मांगने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और किसान उसमें मारे जाते हैं। अपनी जमीन को बचाने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, किसान उसमें मारे जाते हैं। पीने का पानी मांगना कोई जुर्म है क्या? अपने खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की मांग करना कोई जुर्म है क्या? कोई अपराध है क्या, जिसके लिए पुलिस इतनी बड़ी सजा देती है कि किसानों को गोलियों से मार देती है, लाठियां मार मार के उनको लूलुहान कर देती है? अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा दिल्ली में गन्ने का भाव किसानों को उचित मिलना चाहिए, क्योंकि चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है, तो गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। चीनी अभी 40 रुपए किलो बिक रही है, 13 रुपए किलो की चीनी 40 रुपए किलो हो गई। तो किसानों ने कहा कि हमारा 125 रुपए क्विंटल का गन्ना 280 रुपए क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में एक धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने लाठियां मार मार के किसानों की कमर तोड़ दी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। पता नहीं कितने किसानों को हड्डियां टूटी हैं, कितनों को प्लास्टर चढ़े। ऐसा हमेशा होता रहता है। कारण क्या है? पुलिस के पास वही हथियार है जो अंग्रेजों की पुलिस के पास था, और उस हथियार का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। उसी के आधार पर पुलिस आज भी अत्याचार करती है और निर्दोष नागरिकों को मारती है, पीटती है, उनको लहूलुहान करती है। बंगाल में एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम। नंदीग्राम की कहानी आप सबको मालूम है। जबरदस्ती किसानों से जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचने वाली वहां की सरकार के खिलाफ किसानों ने एक मोर्चा खोला था। बंगाल की पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई थी कि 20 किसान नंदीग्राम में एक दिन में मार डाले उन्होंने। और जिन किसानों की पत्नियों, बहनों और बेटियों ने उस आंदोलन में भाग लिया अपनी जमीन बचाने के लिए, बंगाल की पुलिस ने उनके ऊपर इतनी बर्बरता ढाई कि माताओं, बहनों, बेटियों से बलात्कार किए उन्होंने। नंदीग्राम की रिपोर्ट सारे देश को शर्म से डुबो देने के लिए काफी है। हमारे देश में आजादी के 63 साल के बाद भी हमारी पुलिस वैसे ही अत्याचार करे मां, बहन, बेटियों पर जैसे कभी अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी, तो हम कैसे कहें कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है?
कैसे कहें कि हम स्वाधीन हो गए? मुझे तो बहुत दिल में इस बात के लिए क्रोध आता है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लाला लाजपत राय को हम कौन से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनको हम ये कहें कि लाला लाजपत राय जी, आपकी हत्या जिस अंग्रेजी कानून के चलते हुई थी, आजादी के 63 साल के बाद भी उस कानून को हम बदल नहीं पाए। शहीद आजम भगत सिंह को हम ये कहें कि जिस कानून के चलते आपने फांसी का फंदा चूमा था, अपनी पूरी भरी जवानी को देश पर लुटा दिया था, उस अंग्रेजी कानून के खिलाफ अभी तक हम कोई सफल लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस अंग्रेजी कानून को हम खत्म नहीं करा पाए, समाप्त नहीं करा पाए। ये बहुत क्षोभजनक है, बहुत ज्यादा दुख देने वाला है, क्रोध पैदा करने वाला है। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 20 उदाहरण है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था डलहौजी। उसने किसानों से जमीन छीनने के लिए एक कानून बनवाया। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस कानून में यह व्यवस्था की गई कि किसानों की सारी जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए और अंग्रेज सरकार को दे दी जाए। डलहौजी ने एक एक दिन में 21-21 हजार किसानों से जमीनें छीनी। लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, भारत में उसको लागू करा दिया गया। उस कानून में व्यवस्था क्या थी कि जिस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार एक नोटिस लगा देगी, उसी दिन से वो जमीन अंग्रेजों की हो जाएगी। कोई किसान हजारों साल से जिस जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहा है, हजारों साल से उसके पुरखे और वो उस जमीन पर हल जोत रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कानून ये कहता है कि कल अगर उस पर नोटिस लग जाए सरकार का, तो जमीन तुरंत वो किसान को छोड़ देनी पड़ेगी और सरकार को दे देनी पड़ेगी। तो इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया और 10 करोड़ किसानों को डलहौजी और अंग्रेजों की सरकार ने भूमिहीन बना दिया। लाखों करोड़ों एकड़ जमीन उनसे छीन ली। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, 50 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों से छीनी गई इस कानून के हिसाब से। भूमिहीन बना दिया किसानों को, और किसानों ने इस जमीन के छीनने वाले कानून के खिलाफ इतना संघर्ष किया है इस देश में, शायद ही किसी दूसरी कौम ने कोई किया होगा। सबसे बड़े संघर्षों में एक संघर्ष रहा किसानों के जमीन को बचाने का संघर्ष, जो डलहौजी के जमाने से 1848 से चल रहा है और आज तक इस देश में चलता ही आ रहा है। मुझे दुख है ये कहते हुए, डलहौजी ने जिस कानून के आधार पर किसानों से जमीनें छीनी थी, वो लैंड एक्विजिशन का कानून डलहौजी के मरने के बाद, अंग्रेजी सरकार के चले जाने के 63 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही चल रहा है और आज भी किसानों की जमीनें उस कानून के आधार पर छीनी जा रही हैं और किसानों को भूमिहीन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं, कभी भी सरकार का नोटिस आता है और गांव का गांव खाली करा दिया जाता है और गांव वालों को कहा जाता है तुम कहीं और चले जाओ, तुम कहीं और बस जाओ, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि इस जमीन पर शराब का कारखाना लगाना है। ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि विदेशी कंपनियों को यहां कोई कारखाना लगाना है। ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि भारत के बाहर के आए हुए कोई पूंजी निवेशक लोगों को ये जमीन की जरूरत है। किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं। आप सभी आजकल सुनते हैं ना, सरकार ने एक योजना बना रखी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बनाना है। हजारों एकड़ जमीनें छीनी जा रही हैं, लाखों एकड़ जमीनें किसानों से छीनी जा रही। कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो कानून इस देश में चलाया गया, अब उसी कानून को काले अंग्रेज चला रहे हैं और लाखों लाखों करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना रहे हैं और उनका जीवन दुश्वारियों से भरता चला जा रहा है। एक कारण बताया गया कि भारतवासियों ने क्रांतिकारियों को पैसे का दान बहुत दिया, उसके कारण ये क्रांति सफल हुई। तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि भारत के क्रांतिकारियों को कितना दान मिला। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार भारतीय क्रांतिवीरों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था उस समय। आप पूछेंगे ये 480 करोड़ रुपए होता कितना है? इस 480 करोड़ रुपए में 300 का और गुणा कर लो तो आज के रुपए के बराबर ये होता है। 480 करोड़ में 300 का और गुणा कर लो तो 2009 के रुपए के बराबर ये होता है, क्योंकि 1857 के रुपए की कीमत 2009 के 300 रुपए के बराबर है लगभग।
तो इतना बड़ा धन क्रांतिकारियों को दान में मिला, तो अंग्रेजों की संसद की आंखें फटी रह गईं कि भारतवासियों के पास इसका माने दान करने के लिए पैसा है, तो भारतवासी आगे भी क्रांतिकारियों को दान करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने फैसला लिया कि जितना भी पैसा भारतवासियों के पास है ये सब छीन लो उनके हाथ से। राजाओं ने भी कभी भारतवासियों की आमदनी पे टैक्स नहीं लगाया। एक सबसे खराब मुस्लिम राजा जिसका जिक्र हम करते हैं, औरंगजेब, उसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर का मतलब होता है गृह कर, हाउस टैक्स, घर के ऊपर लगाया जाने वाला कर। तो औरंगजेब ने घर के ऊपर कर लगाया था, आमदनी पे उसने भी नहीं लगाया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आमदनी पे कर लगाया, और वो भी कर कितना लगाया? 97%। माने 100 रुपए की आमदनी किसी भारतवासी को हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े, 3 रुपए सिर्फ उसके पास बचे। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई। सारा पैसा भारतवासियों से लूट लेना ताकि भारतवासियों के हाथ में कुछ ना बचे, तो वो क्रांतिकारियों को दान ना दे सकें। इसके लिए इनकम टैक्स का कानून आया इस देश में। अब मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने जो लूटने का कानून बनाया था वो कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है, इंडियन इनकम टैक्स के नाम से ही चल रहा है, और आज भी भारतवासियों से धन लूटा जा रहा है। बस अंतर इतना है, पहले गोरे अंग्रेजों ने लूटा था और उस धन को ले जाके लंदन में जमा किया था। अब काले अंग्रेज उस कानून के आधार पर धन लूट रहे हैं और स्विट्जरलैंड में ले जाकर उस धन को जमा कर रहे हैं। व्यवस्था वही की वही चल रही है, कानून वही का वही चल रहा है। अंग्रेजों ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया। कोई भी भारतवासी किसी वस्तु का उत्पादन करे तो उस पर 350% एक्साइज ड्यूटी। अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने रोड टैक्स लगाया, टोल टैक्स लगाया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगाया, और ऐसे 23 तरह के टैक्स कानून लगाकर इस देश के नागरिकों को जमकर लूटा लगभग 190 वर्षों तक। अब अंग्रेजों ने ये सब कानून बनाए थे भारत को लूटने के लिए, तो आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि ये सारे कानून खत्म किए जाएं, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, सेंट्रल एक्साइज खत्म किया जाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स खत्म किया जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म किया जाए। तो होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेजों के लगाए गए 23 तरह के टैक्स खत्म किए जाएं, लेकिन हमारे काले अंग्रेजों ने इसका उल्टा किया। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद काले अंग्रेजों ने अब इस देश पर 64 तरह के टैक्स लगा रखे हैं और देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने भी जितना नहीं लूटा होगा उससे कई गुना ज्यादा काले अंग्रेज, भ्रष्टाचारी नेता और भ्रष्टाचारी अधिकारी इस देश को लूट रहे हैं, और इसी लूट के दम पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने विदेशी बैंकों में जमा करके रखा हुआ है, जिसको वापस लाने का संकल्प भारत स्वाभिमान अभियान ने किया हुआ है। दुख और अफसोस इसी का है कि व्यवस्था वही चल रही है, कानून वही चल रहे हैं। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट वही है, टैक्स के कानून वही है, शिक्षा का कानून वही है, जंगल का एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें क्या किया गया? पहले हमारे देश में जंगल ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, अंग्रेजों ने कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति बना दिया जंगलों को। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किए, और वो कटते कटते जंगल आज इस देश में बहुत थोड़ी मात्रा में रह गए। आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि भारत में जितने कुल जंगल थे उसमें से मात्र 33% जंगल अब बचे हैं। 67% जंगलों को काट काट के नाश मार दिया है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगल काटने के लिए एक विदेशी कंपनी को लाइसेंस दिया था, और वो कंपनी सिगरेट बनाती थी। सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और उस कागज को बनाने के लिए लकड़ी लगती है, लकड़ी के लिए पेड़ लगता है। तो पेड़ों को सबसे पहले काटा गया इस देश में सिगरेट का कागज बनाने के लिए। जिस कंपनी को अंग्रेजों ने भारत में सिगरेट का कागज बनाने के लिए जंगल काटने का अधिकार दिया था, वो कंपनी आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में जंगलों को काट रही है, सिगरेट बना रही है, कागज के लिए पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है और देश के पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। कैसी विद्रूपता है अपने देश की। आप में या कोई जंगल में रहने वाला भारतवासी किसी पेड़ को अगर काटेगा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार उसको जेल हो जाएगी। आप पेड़ नहीं काट सकते,
मैं पेड़ नहीं काट सकता। और इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि आपने कोई पेड़ लगाया, मैंने कोई पेड़ लगाया, मेरा लगाया हुआ पेड़ मैं नहीं काट सकता, आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते, कानून है। मैंने पेड़ लगाया, उसको बड़ा किया, आपने पेड़ लगाया, उसको बड़ा किया, जरूरत पड़ने पर मैं वो पेड़ काटूं या आप वो पेड़ काटें, संभव नहीं है, कानून है, और कानून के चलते आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आपके